तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमने करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी अमेंडमेंट्स भी देखेंगे और अमेंडमेंट्स में जो जो जनरल नॉलेज जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता भी रहूँगा। और आर्टिकल्स इसके जो सारे तो नहीं, 280 आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। तो हमने सारे तो नहीं करने, ऑब्वियस सी बात है, ना याद होंगे। तो इसमें जो जो जनरल हैं, जो आते भी हैं, जो फेमस भी हैं, जो करंट इश्यूज के रिलेटेड भी हैं, तो वो जो उनसे हैं ये कोई 30-40 जोन से हैं, वो आपके जोन से हैं ये हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसके रिलेटेड आपको ना, लेट्स सपोज आप कोई भी, अगर आप मैनेजर औकाफ है, जैसे कुछ पोस्ट है, लेबर ऑफिसर है या पुलिस है, तो इसके रिलेटेड मतलब कोई ना उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड या किसी भी तरह से ना आपको कोई ना कोई आर्टिकल आता रहता है। ठीक है, तो इसमें आपने जो फेमस फेमस आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट्स तो लाजमी पूछी जाती है और उनमें क्या क्या हुआ, तो ये सब चीजें जो सी हैं ये मैं साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा जो-जो इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या आपने, ठीक है? तो हम इसकी बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इसका, बल्कि हम ये देख लेते हैं हमारी पाकिस्तान की कौन सी, अभी 56 और 62 को मैं टच नहीं कर रहा, तो वो जब हम अपना पाकिस्तान अफेयर्स को प्रॉपर स्टडी करेंगे ना, तो फिर हम उसी में ना अपनी तरतीब में पढ़ लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले तो आप ये देखें कि 10 अप्रैल, 2 इसकी आपने डेट याद रखनी है, 1973। अब इसमें ये क्या था, एनए मैं लिख रहा हूँ नेशनल असेंबली, ठीक है, साथ बोल रहा हूँ, नेशनल असेंबली से ये पास हुई थी आपकी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक हो गया, 10 अप्रैल 1973 में नेशनल असेंबली से पास हुई। और जो इसका फेमस क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, अगस्त 14 1973 में ये क्या, ये इन्फोर्स हो गई थी। तो ये आसान भी है याद रखना कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 14 क्या कहते हैं 14 अगस्त, और 1973 का तो सबको पता है, 1973 का आईन हमने इसी दफा सुना है। तो 1973 14 अगस्त जोन सा है, आपने ये याद रखना है कि ये, मैं बताता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मैंने सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हाँ, एक और भी बात बताओ, हम एक बात करते हैं पाकिस्तान को कहते हैं, इसमें और स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है ना, ये कभी आप में अगर आप जाएंगे इंशाल्लाह सब इंटरव्यू में, तो रिपब्लिक, हम रिपब्लिक की बात करते हैं। आर्टिकल 2 है ना जो पाकिस्तान का, आर्टिकल 2 पाकिस्तान का कहता है कि पाकिस्तान जो सा है वो एक रिपब्लिक है। ठीक है, तो ये जो रिपब्लिक है ना, ये आपने लोगों ने ज़हन में रखना है कि रिपब्लिक उस मुल्क को कहते हैं जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, तो जैसे चाइना कोई मुल्क है, जिससे जैसे एक कौन सा मुल्क है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्या मतलब है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब ये है कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ के जो लॉज बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू विश ऑफ पीपल बनेंगे, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक है। ठीक है, पाकिस्तान की क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक है। तो इस्लामिक रिपब्लिक का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए रिपब्लिक है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनेंगे किस लिहाज से बनेंगे, इस्लाम के लिहाज से। तो इसलिए पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो रिपब्लिक का एक हल्का सा कंसेप्ट मेरे जहन में आया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पास नेशनल असेंबली से पास कब होती है, ये पास होती है 10 अप्रैल 1973 के अंदर पास हो जाती है। और इसको इन्फोर्स कब कर दिया जाता है, ये 14 अगस्त 1973 को इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। अब इसके 3 एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज जो उनसे हैं आगे वो आपने याद रखने हैं। एक तो इसका पूछा जाता है पार्ट्स, इसको पार्ट्स भी कहते हैं, इसको शेड्यूल भी लिखा जाता है। ठीक है, शेड्यूल भी लिखा जाता है, या सॉरी, शेड्यूल नहीं, पार्ट्स या चैप्टर्स, शेड्यूल तो डिफरेंट होता है, इसको पार्ट्स या चैप्टर्स। तो इसके कितने चैप्टर्स हैं ये आपने याद रखना है, इसके 12 हैं। ठीक है, 12 इसके चैप्टर हैं, या उनको पार्ट्स भी कहा जाता है कि इसके कितने हिस्से हैं या कितने चैप्टर्स हैं, तो ये आपने याद रखना है। और शेड्यूल जो मैं आपको बात कर रहा था, शेड्यूल जो उनसे हैं ये इसके करंट 5 हैं। अब शेड्यूल क्या होता है, अब शेड्यूल अपने जहन में एक वैसे कंसेप्ट याद रख लें कि मैंने लिखा हुआ है। अब कुछ जो से हैं चीजें जो सी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, मतलब 280 आर्टिकल है, उसमें हर चीज डिफाइन है। अच्छा जी, आदमी राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एक्सेस है, राइट टू मूवमेंट है, इस तरह की सारी मतलब उन्होंने चीजें डिफाइन की हुई है। अब कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ आर्टिकल आप नहीं लिखी होती हैं आपने, ठीक है, कुछ होती हैं, या कुछ उन्होंने लॉज जो है वो डिफाइन नहीं किए होते। तो ये शेड्यूल होते हैं, उनके अंदर जो सा है उन लॉज को या उन चीजों को लिख दिया जाता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके रिलेटेड एक और चीज भी एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान के
2010 से पहले, ये भी बताऊंगा 2010 से पहले क्या हुआ। 2010 से पहले जो शेड्यूल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थे टोटल 7। 2010 में क्या होता है, 18वीं तरमीम आ जाती है। तो ये मैं आपको अभी लिखवाता हूँ जब हम तरमीम करेंगे कि 2010 की कौन सी डेट को आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बस ये लिख लें कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होती है, तरमीम, तरमीम जिसे कहते हैं। आफ्टर 18 अमेंडमेंट हमारे पास शेड्यूल अब कितने रह गए हैं, 5। तो जब 1973 से लेकर जब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी है तब शेड्यूल कितने थे, 7। लेकिन जब हमारी 18वीं तरमीम होती है जो कि 2010 में हुई थी, तो 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके शेड्यूल कितने रह गए हैं, अब 5 रह गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टारा इसका लगा रहा हूँ, आर्टिकल्स, जो आपको फिंगर टिप से याद होने चाहिए। उनमें भी काफी सारों को याद भी हो, चले नहीं पूछता भी। 280 आर्टिकल्स कितने हैं इसके, 280। तो ये 4-5 जोन से हैं। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं ये सारे एमसीक्यूज हैं, और ये एमसीक्यूज वो हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी पेपर में ना पूछा गया हो। नेशनल असेंबली में से कब पास हुई, इनफोर्स कब हुई, 14 अगस्त को। पार्ट इसके चैप्टर्स कितने हैं, 12, शेड्यूल 5, और जोन से आर्टिकल्स 280। और ये जो शेड्यूल 7 है ये कभी एमसीक्यूज आया नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले 7 थे, अब 5 हैं। तो कब हुए, 18वीं तरमीम के बाद। तो पूछ भी सकता है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें, अच्छा जी, अब मैं ना जल्दी जल्दी से, ये आप भी ऐसे लिख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। हम आर्टिकल्स या अमेंडमेंट्स, पहले चले अमेंडमेंट्स पढ़ लेंगे। अमेंडमेंट्स, हाँ अमेंडमेंट्स पहले कर लेते हैं, आर्टिकल्स फिर बाद में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स में जाने से पहले मैंने आपको बताया 12 चैप्टर्स हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा। तो मैं वैसे ऐसे बताता जा रहा हूँ, आपने ना लिखते जाना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंट्रो चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी, इंट्रो डी यू सी डक्टरी। अब ये इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है ना, ये पहले 1 to 6 आर्टिकल्स, मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख ले, ठीक है। सेकंड जोन सा है, इसमें आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके, जिन्हें हम कहते हैं बुनियादी हकूक। फंडामेंटल राइट्स प्लस कुछ पॉलिसीज, पॉलिसी में यूं लिख रहा हूँ। ये आपके आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं, 7 से लेकर 40 तक, ठीक है। फिर नंबर 3, थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पाकिस्तान की फेडरेशन। ये मुझे अभी जब मैं लिख लूंगा, मुझे किसी ने याद करवाना है कि फेडरेशन का, आपको बताऊं फेडरेशन क्या होती है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 41 से लेकर आपके 100 तक जो आर्टिकल्स है, ये आपको बस वैसे ये आर्टिकल्स नाम भी थोड़ा सा आइडिया हो, ताकि अगर कभी आप कभी भूल भी जाएं तो आपको अच्छा पता हो कि यार कोई आपका फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो, ये अगर वहां 4-5 ऑप्शन है, कोई एक लिखा हुआ है लेट्स सपोज 11, एक आर्टिकल लिखा हुआ है 20, और एक लिखा हुआ है 50, और एक आगे लिखा हुआ है 60, तो आपको आइडिया हो यार फंडामेंटल राइट्स तो मैंने पढ़े थे 7 से 40 तक हैं, तो मे भी ये 2 ऑप्शन बीच में से ना मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरह मैंने आपको कहा, मैंने कहा चले जरा आपको ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास जोन सा है, ये प्रोविंसेस के रिलेटेड, जो प्रोविंसेस की चीजें हैं ना उनके रिलेटेड हमारा चैप्टर है। और ये 101 आर्टिकल से लेकर 140 ए तक। 140 ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो फिफ्थ में हमारे पास ये यहाँ प्रोविंसेस, और आपकी ये बनता है फिफ्थ, इसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन आपकी फेडरेशन, फेडरेशन और प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस, ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। और ये आपके आर्टिकल्स डील करते हैं 141 से 159 तक, ठीक है। अब आ गया नंबर 6, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है ना, ये नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स वाले आपको पता होना चाहिए। इसके फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी 7 से लेकर 40 तक है। 6 में आपके पास क्या आ जाता है, 6 में आपका फाइनेंस, आपका प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कि किसको प्रॉपर्टी का राइट है, कहाँ ले सकता है, क्या मसले, और कॉन्ट्रैक्ट्स जोन से होते हैं, ठीक है। ये आपका जोन सा है नंबर 6 में आ जाता है। ये 141 से, सॉरी 1, एक सेकंड स्टूडेंट्स।
जी आवाज आ रही है? सॉरी बाहर कोई दस्तक हो गई थी जी मैं। अच्छा जी, तो ये आपका बनता है 160 से 174 तक। आवाज आ रही है ना मेरी? कोई एक बंदा बता दे। ओके। चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आपका जुडिशरी के रिलेटेड है। उसमें सारी जुडिशरी की बातें हो रही होगी। जो अगर कोई जुडिशरी के रिलेटेड आपके कोई हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है 2-3, तो वो आपके 175 से 212 बी तक, ठीक है, ये आपका जुडिशरी को डील करता है। और अगर नंबर 8 पे आ जाए, जो 8 चैप्टर है वो आपके इलेक्शंस को, इलेक्शन कैसे होने हैं, सीक्रेट बैलेटिंग, इसका हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कैसे होने हैं। और ये सारी, ये आपका 213 से लेकर 226 तक आपका इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जैसे होने हैं। 9 में आपकी इस्लामिक प्रोविजंस आ जाती हैं कि आपका कोई भी कानून है वो इससे मतलब अगेंस्ट इस्लाम के रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की के और क्या है, जो जो आपकी इस्लामिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है ना, तो ये आपकी आ जाएंगी। ये कहाँ से कहाँ तक आई थिंक होती हैं, हाँ 227 से लेकर 231 तक। यहाँ तक लिखे, फिर मुझे ओके का बताएं सर, मैं इसको आगे लेके चलूँ। बाकी 3 रह गई हैं, तो ऊपर से तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10। में हम बात करते हैं, हमारे पास इमरजेंसी पावर। जी, इमरजेंसी, इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, जिसमें मतलब कि अगर कोई तूफान आफत इस तरह आ जाए तो आप फौज को बुला सकते हैं, और बाकी है। तो ये आपका 232 से लेकर 237, ये 2 3 आर्टिकल्स हैं। फिर 11 और फिर 12, ठीक है। 11 जोन से है ना हमारे पास, 11 इसमें आपकी जो अमेंडमेंट्स हुई हुई है ना आर्टिकल्स में, कुछ अमेंडमेंट्स उसका चैप्टर्स है, ठीक है। और ये थोड़े से हैं, ये मतलब 2 ही आर्टिकल्स हैं, 238 और उनको रिलेट करता है 239। और एंड में जोन सा है, इसको हम कहते हैं MIS की मिसक्लेनियस। अब ये क्या है, 240 से लेकर, ये आप लिख लें फिर मैं आपको बताता हूँ 280। MIS ये लिखे मिसक्लेनियस, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या है। ये इसको पूरा लिखा जाता है, अगर मैं आपको ये बल्कि पूरा ही लिख के भी बता देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। MISCELLANEOUS, मिसक्लेनियस, ठीक है। अब मिसक्लेनियस को अगर मैं आपको कहूँ ना, तो मिसक्लेनियस सिंपल वर्ड में कहूँ तो इसका मतलब होता है कि वेरियस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। मतलब अब 240 से लेकर 280 तक हम कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं, मतलब इसमें डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा यार, इसमें शायद हो सकता है 2-3 चीजें जो सी हैं मेरे बारे में हो, 2-3 चीजें फलाने बंदे के बारे में हो, 2-3 चीजें एनर्जी के बारे में हो, 2-3 चीजें जो सी हैं नेशनल अपनी लैंग्वेज के बारे में हो। तो मिसक्लेनियस का मतलब ये होता है, ये एक तरह से आपका सिनोनिम जो सा वर्ड्स भी उसमें भी आ जाएगा आपको, या इसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन या वेरियस या डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो 12 जोन सी है ना, इसको ये इस तरह से आपके इसके 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स आपको थोड़ा सा पता चल गया क्या क्या है? अच्छा जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी सबसे पहले अपने मीटिंग का टाइम है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने चलना है उसमें हम चलते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ जानने से पहले अमेंडमेंट्स की तरफ, ठीक है। अमेंडमेंट्स मैं आपको करवा दूं, अमेंडमेंट्स तो बल्कि हाँ चले अभी पता चल जाएगा, मैंने ऊपर नहीं लिखा अमेंडमेंट्स। कोई मुझे बताएगा? हाँ, फेडरेशन। थैंक यू इमरान। अच्छा, फेडरेशन जोन सी होती है ना, अब 2 तरह की ना गवर्नमेंट्स होती हैं। हम जनरल बात कर रहा हूँ। एक होती है आपकी फेडरल, जिसे हम कहते हैं फेडरेशन, और एक हमारे कहते हैं सेंट्रल। अच्छा, अब फेडरल और सेंट्रल जोन सी है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों? अब देखें, अब इसमें ये होता है आपके पास, अगर हम मैं इसको आपको यूं बताऊं कि इसमें अगर आपके पास लेट्स सपोज 3 सूबे हैं, 1 2 3, तो आपकी जितनी, और ये आपका ऊपर जोन सा है सेंटर, सेंटर जिसे हम कहते हैं आपकी
यार क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट, जैसे हमारे इस्लामाबाद की फेडरल गवर्नमेंट, इसमें आपका अगर हम, बल्कि आप ऐसे देखें, मैं आपको ये लिखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो आपकी फेडरेशन होती है, फेडरेशन के अंदर, एक सेकेंड, फेडरेशन के अंदर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जोन सी है या प्रोविंसेस जोन सी है, उनके पास मोर पावर होती है, ठीक है, मोर पावर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये ज्यादा पावरफुल होती है। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, तो अगर हमारे पास, हम कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान जो है असल में फेडरेशन बन गया, तो वो क्यों बार बार हम ये बात कर रहे होते हैं कि फेडरेशन बन गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर्स आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ज्यादा। अभी हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे अगर अयूब खान की हम बात करते हैं, या जो डिक्टेटर्स आते हैं, जब वो डिक्टेटर्स आते हैं तो वो सारी जो सी पावर्स होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास वो तब थी। तो उस वक्त क्या कहते थे कि जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्जांपल दूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्जांपल जो आती है वो आती है फ्रांस की, लेट्स सपोज, या चाइना की। चाइना में बहुत जोन सी है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहां सूबों के पास इतने इख्तियार नहीं होते कि वो जी अपनी एजुकेशन पॉलिसी, अपनी हेल्थ पॉलिसी अलहदा बना सके। और अगर मैं सबसे अच्छी फेडरेशन की आपको एग्जांपल दूं, तो वो अच्छी तो नहीं, मतलब पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ सूबों के पास एजुकेशन के ऊपर अपनी पॉलिसी का इख्तियार है। अभी सिंगल नेशनल करिकुलम चल रहा है, तो 3 सूबों ने इन्फोर्स कर लिया, लेकिन सिंध ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई नहीं, 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास अपना इख्तियार है कि हम अपनी एजुकेशन की पॉलिसी खुद बना सकते हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकती कि हमने क्या करना है। आपका जो यूएस है, अमेरिका जोन सा है, अमेरिका एक बहुत फेडरेशन, वो एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है। क्यों? उनकी अपनी स्टेट्स है, उनकी गवर्नमेंट, उनके अपने गवर्नर्स है, उनकी स्टेट अगर कोई लॉ बना दे तो उनका सदर जोन सा है उस लॉ को कुछ भी नहीं कर सकता। तो जहां जोन सी है इस तरह स्टेट मतलब प्रोविंस होते हैं, उनको हमारे यहाँ सूबा कहते हैं, वहां उनको स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फेडरेशन और सेंट्रल का पता चला कि सेंट्रल में आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग होती है, और फेडरेशन के अंदर आपकी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं या प्रोविंसेस हैं वो स्ट्रिक्ट। कॉन्फेडरेशन जोन सा होता है, कॉन्फेडरेशन होता है आपका यूके टाइप। अब कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि कॉन्फेडरेशन में आप जिसे एक तरह से ये कहते हैं कि मुआहिदा कर लो आप, ठीक है, मुआहिदा कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर इसकी किसकी बात करें आपको, हाँ, स्कॉटलैंड की। अब स्कॉटलैंड जोन सा है ना वो बरतानिया का हिस्सा है, ठीक है। अब वो बरतानिया का हिस्सा है, लेकिन वहां एक वो आप क्या कह रहे हैं, वो रेफरेंडम करवाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम रेफरेंडम करवाना चाह रहे हैं, हम जब भी चाहें हम आपसे बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कन्फेडरेशन में ये होता है कि आप मुआहिदे के तहत ना किसी मुल्क के साथ जुड़ जाते हैं, या आपका ना वो इस तरह का थोड़ा सा बन जाता है। हाँ, ईयू जोन सा है, नहीं ईयू कन्फेडरेशन नहीं है वो। कन्फेडरेशन जोन सा अगर कंट्रीज के ऊपर अप्लाई करें ना तो इसको हम यूके को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी समझ आई आपको, पाकिस्तान फेडरल किस तरह से है। हाँ, यूएसएसआर जोन सा था, लेकिन यूएसएसआर एक पूरी जोन सी है, वो कंट्री थी, वो उसमें बाद में वो टूट के वो अलहदा हो गए। वो रेफरेंडम या उसके तहत नहीं थे। जो ये होता है ना, मेरी बात सुने, जो कन्फेडरेशन आपने बात की, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि एक ग्रुप या वो आप किसी उसके साथ, जैसे आपने यू भी कहा, लेकिन वो यू कभी शामिल करते हैं कभी नहीं करते। ये कुछ मुल्क जो से है ना वो एक अलायंस के तौर पे या किसी मुआहदे के तौर पे उसमें शामिल हुए होते हैं। वो यूएसएसआर तो एक पूरा वो मुल्क था ना, वो तो फिर टूट गया ना, तो वो तो फिर एम्पायर्स वो और सिस्टम था। तो ये इस तरह से आप इसको इसमें ना पढ़े, कॉन्फेडरेशन में ही बस इसकी सिंपल आपने पूछा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें ये होता है कि मुल्क जो या कोई प्रोविंस है या कोई भी जगह है ना वो किसी मुल्क के साथ किसी मुआहदे के तहत ना इंटीग्रेट वो साथ होके होते हैं, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का समझ आ गया कि पाकिस्तान फेडरेशन कैसे है। अमेंडमेंट्स की तरफ चले। अमेंडमेंट्स ठीक हो गए। अच्छा जी, अब कोई मुझे ये बताएगा कि अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं पाकिस्तान के आइन में। 18। अच्छा, और कोई? 25, जो 26, 28, 27, 18। महक का आंसर सही है।
अभी तक पाकिस्तान की 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं। आपको क्वेश्चन जब आए कि पाकिस्तान में अभी तक टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तरमीम जिसको हम कहते हैं, तो पाकिस्तान के आइन के अंदर अभी तक 26 तरमीम हुई हैं। ठीक हो गया। 18 जिसने कहा 18वीं तरमीम एक हुई थी 2010 में, तो 2010 के बाद अब तक 2019 में, और ये जो 26वीं तरमीम थी, ये वैसे चले लिख ले क्योंकि मैं, जो 26वीं तरमीम हुई थी 26, ये आपकी हुई थी 2019 में। ठीक है, तो आपकी 2019 के बाद अब तक कोई भी अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुई। समझ आई? अमेंडमेंट्स कितनी हो गई? 26। तो अब हम इनको सारों को तो नहीं हमने देखना ना, हमें हम इतने वो हैं कि 26 की 26 हमने याद करनी है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जिन जिन में कोई वो मसला मसाइल थे या कोई इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड इवेंट हुआ था, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा देखते हैं हम फर्स्ट अमेंडमेंट ही। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ। फर्स्ट में देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में रिलेटेड इम्पोर्टेंट है नहीं थी, लेकिन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक तो कब हुई। ये फर्स्ट एक तो हुई 1974। आपको ईयर याद होना चाहिए, मंथ डेट याद नहीं रखनी है आपने। 1974 में आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट होती है, और इसमें क्या टेरिटरीज कि पाकिस्तान की हदूद क्या थी, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। अब कोई पूछे कि सर इतनी तरमीम क्या पता नहीं था कि पाकिस्तान की टेरिटरीज क्या है? तो एक तो 1971 का वाकया हो चुका था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका था। तो फिर थोड़ा सा मसला इसमें ये था कि इसमें एक तो उसके बाद टेरिटरीज जोन सी है वो थोड़ी सी उनको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। फिर बलोचिस्तान जोन सा है ना, बलोचिस्तान एज अ प्रोविंस आपका 1971 में, आई थिंक, मुझे डेट कंफ्यूज मुझे हो रही है, आई थिंक 1970 में, मेरे ख्याल में 1970 के अंदर बलोचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस बना था। उससे पहले वो एक, वो जो कलात थी वो स्टेट थी। ठीक है, तो वहां की और फिर फाटा की और वो सारी जोन सी है ना, उनकी जो टेरिटरीज थी ना वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं थी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर और ये वो। तो फर्स्ट जो पाकिस्तान की अमेंडमेंट हुई वो 1974 में हुई। तो उसका आपको बस मेन पता होना चाहिए कि क्या उसमें टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन किया गया था या उसके रिलेटेड इसमें तरमीम की गई थी। उसके बाद जो एक और है सेकंड, जो आपने याद रखनी है, सेकंड जोन सी है ये, इसकी बल्कि आपको चलो मैं पूरी लिखवा देता हूँ। ये भी 1974 में ही हुई, और इसमें आप ये लिख लें नवंबर, चलो इसका मंथ साथ लिख लें, नवंबर 1974। तो इसमें 1974 में सेकंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें मुसलमान की डेफिनेशन, मुस्लिम्स डेफिनेशन कि मुसलमान क्या है उसकी डेफिनेशन बताई गई थी। ठीक है, और उस डेफिनेशन बताने की वजह से क्या हुआ था, जो अहमदी थी, एक माइनॉरिटी जो अपने आप को मुस्लिम्स कहते थे, तो अहमदी कम्युनिटी के को क्या नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए। ठीक है, तो ये आपकी किसके तहत, अहमदी जोन से हैं जिनको हमारे यहाँ कादियानी भी कहा जाता है, तो उनको सेकंड अमेंडमेंट के तहत जोन सा है गैर मुस्लिम करार दिया गया था। तो ये दो तरमीम आपको समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड जरा। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, वो मैं इसलिए वो मैं देख रहा था कि आपको यहाँ करवा दूं। एक आप चीज लिख लें इधर, ऑर्डिनेंस। ये कब आया था? 1984 में। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस को क्या है, ये ऑर्डिनेंस 20, तो इसका नाम आप पूछ लिया जाता है। तो इसमें जोन सा है, ये ऑर्डिनेंस ऑफिशियली, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो अहमदीज थे ना उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, नॉन मुस्लिम, इस ऑर्डिनेंस के तहत 1984 में। जो सेकंड अमेंडमेंट आई थी ना, नहीं हदूद ऑर्डिनेंस नहीं है, ये हदूद ऑर्डिनेंस डिफरेंट है।
हुदूद ऑर्डिनेंस डिफरेंट है। ये ऑर्डिनेंस जो सा है 20 इसको कहा जाता है। इसके तहत ऑफिशियली जो सा है उनको कहा गया था कि ये मतलब काफी सारी पाबंदियां जो लगी थी ना, कि मतलब ये नॉन मुस्लिम है। इसमें सिर्फ ये था कि मुस्लिम्स की डेफिनेशन बयान कर दी गई थी कि मुस्लिम वो है कि जो आप सल्लम को आखिरी नबी माने। तो अब ऑफ कोर्स अगर कोई जोन सा है आखिरी नबी नहीं मानेगा तो वो गैर मुस्लिम डिक्लेयर, तो इसमें ऑफिशियली उस तरह से कहा नहीं गया था कि ये नॉन मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड अमेंडमेंट थी, इसमें सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ठीक है उनको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे अहमदी जोन से थे उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जो असल में उनको कहा गया था ना कि ये जोन से एज अ माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम, ये अपने आप को मुस्लिम नहीं कहला सकते, अगर कहलवाएंगे तो इन पे जुर्माना होगा, और ये इस तरह से जो इनकी इबादत गाहें हैं ये उसको मस्जिद नहीं कह सकते, और डिफरेंट चीजें थी। आप ये ऑर्डिनेंस पढ़ सकते हैं। तो ये आपका अच्छा जी, पता ही नहीं चला मीटिंग का टाइम एंड हो गया। अच्छा, तो ये जो सा हमारी सेकंड अमेंडमेंट जो सी थी वो भी हमें थोड़ा सा इसका पता चल गया। अब सेकंड अमेंडमेंट के बाद हमने जो जाना है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर, वो हमारी आपने जो अमेंडमेंट याद रखनी है वो हमने डायरेक्ट जाना है, उसको कहते हैं जी एट्थ अमेंडमेंट। एट्थ अमेंडमेंट, चलो अमेंडमेंट जो भी है लिख ले, जो भी ठीक है। अब ये एट्थ अमेंडमेंट जो सी है ये आपकी होती है जी, एक सेकंड यार, ये एक सेकंड दोबारा जो सा है ना कोई आया है। अच्छा जी, तो हम क्या देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था एट्थ अमेंडमेंट का। तो एट्थ अमेंडमेंट जो सी आपने एक तो याद रखनी है, ये हमारे पास कब होती है, ये हम अब डायरेक्ट आ गए 1985 में। तो ये आपके जो जियाउल हक साहब थे, तो जियाउल हक साहब ने इसको 18 अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब 18 अमेंडमेंट में क्या होता है, 18 अमेंडमेंट में एक तो सबसे पहली जो चीज आपने, पहले पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था, मतलब पाकिस्तान में पार्लियामेंट थी, प्राइम मिनिस्टर था। तो एक तो पाकिस्तान इसमें क्या हो गया, चेंज क्या कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट्री टू सेमी प्रेसिडेंट, मतलब पहले भी प्रेसिडेंट था लेकिन उसे सेमी प्रेसिडेंट एक सिस्टम बना दिया। एक इन्होंने ये काम किया। नंबर टू, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है 58 टू बी, 58 टू बी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये 58 टू बी क्या था, अब ये आर्टिकल था 58 टू बी, ये क्या किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। 58 टू बी आर्टिकल है, और इसके तहत क्या, इसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो कभी भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है। इसी 58 टू बी के तहत बेनजीर की पहली गवर्नमेंट को खत्म किया गया। इसी के तहत नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट को खत्म किया गया। फिर इसी के तहत बेनजीर की दूसरी गवर्नमेंट को खत्म किया गया। तो तीन वजीर आजम पाकिस्तान के, तीन दफा, मैं करता हूँ, तीन पाकिस्तान के मतलब प्राइम मिनिस्टर, तीन दफा, दो दफा बेनजीर को और एक दफा नवाज शरीफ को, सिर्फ इसके तहत 58 टू बी आर्टिकल के तहत, जिसमें प्रेसिडेंट के पास क्या था, 58 टू बी में क्या था, प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार था कि वो जब चाहे कोई भी एलिगेशन लगा के प्रेसिडेंट तो किसको हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है, ठीक है। वो कहेगा कि चल भाई छुट्टी करो। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये है कि पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम चला, जब हमारी जोन सी, पहले तो हमारा पार्लियामेंट वो जब 56 की कॉन्स्टिट्यूशन पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो तब तो हमारे पास जो सा प्राइम वो पार्लियामेंट्री वो निज़ाम बना। लेकिन तब ये हुआ कि जब हमारे पास अयूब साहब आ गए, उन्होंने 62 का आइन ले आए, तो उन्होंने क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये था कि सारी पावर्स जोन सी है ना आपके प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। आपका प्रेसिडेंट के पास है और पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है इस तरह की। तो फिर जब 1973 की जो बनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बल्कि ये मैं पहले नहीं, इसी से याद रख लें कि जो 19 आपकी 73 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, ये आपकी पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि इसमें जो सुप्रीम होगा या जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो पार्लियामेंट लेगी, प्रेसिडेंट नहीं लेगा। तो प्रेसिडेंट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो पाकिस्तान में अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी थी। लेकिन जब ये तरमीम होती है, 8वीं तरमीम होती है, तब जिया साहब जो से हैं वो प्रेसिडेंट थे। तो सीधी सी बात है, वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने सारी पावर्स तो अपने पास रखनी थी, तो वो उन्होंने पहले रख ली, पहले वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर थी क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तो खत्म कर दिया था। लेकिन ये तरमीम करने का मकसद ये था कि सेमी प्रेसिडेंशियल पावर का, सेमी प्रेसिडेंट का ये मतलब था इनका कि कुछ पावर्स जो सी हैं प्रेसिडेंट के पास रहेंगी और कुछ पावर्स जो सी हैं वो पार्लियामेंट के पास रहेंगी। अब उसकी एग्जांपल यही आप देख लें 58(2)B। अब करंट अगर जो सी है पार्लियामेंट्री, अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अभी करंट में, तो उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास ये पावर तो नहीं है कि वो इमरान खान साहब को घर भेज दें। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सिर्फ पार्लियामेंट इमरान खान साहब को घर भेज सकती है। तो जब जिया साहब ने 58(2)B को ऐड कर दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि सेमी प्रेसिडेंशियल जोन से है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। उस वक्त पार्लियामेंट थी, मोहम्मद खान जुनेजो साहब जोन से हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, ठीक है, 1985 में। लेकिन जो पावर्स थी वो इस तरह से शेयर हुई थी कि पार्लियामेंट भी कुछ फैसला कर सकती है और कुछ जोन से हैं फैसले या ज्यादातर फैसले बल्कि वो जिया साहब जो कि प्रेसिडेंट है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंट, सेमी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चले जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट ईयर ही मैंने एक असिस्टेंट का पेपर देखा, उसमें मुझे ये एमसीक्यूज मिला। तो पहले मुझे इसका एमसीक्यूज मिला नहीं, इसके लिए मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ा। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। एक एमसीक्यूज आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदादे मकासद जिसे कहते हैं, ठीक है, करारदादे मकासद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का पार्ट कब बनाया गया? तो इस 8वीं तरमीम के तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गई? एज अ पार्ट ऑफ, या जो भी है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। उससे पहले एक वर्ड यूज किया जाता है प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल थी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्या पार्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहा जाता था कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये प्रीएम्बल है, ठीक है। लेकिन 8वीं तरमीम जो कि 1985 में हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो आर्टिकल बल्कि साथ ही लिख लें, तो ये अब आप अगर देखें तो 2A आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 2A, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन जब 1900 जो हमने पहले पढ़ा 14 अगस्त 1973 में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद की हम फिर पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जनरली आइडिया होगा एक सबका कि इसमें जाके पाकिस्तान इस्लामी रियासत होगा, ये सारी चीजें जो सी भी है। तो ये हमने अभी देखना है कि अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट के तहत इसको हिस्सा बनाया गया? 8वीं तरमीम। तो इसलिए मैंने कहा था 8वीं तरमीम अहम है। इसमें दो तीन चीजें हुई। एक तो आपको ये साथ ये भी आप लिख लिया कि जनरल जिया का दौर था, आपको पता भी चल जाएगा, मैं बोल भी रहा हूँ। तो एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका पार्ट बना, और उसके बाद जो सा है 58(2)B, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर्स इसमें दी गई और पार्लियामेंट्री से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन गया। ठीक हो गया, 8वीं तरमीम कवर हो गई हमारी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं। अब हमने 8वीं तरमीम के बाद बीच में और भी कुछ तरमीम आई, 9वीं 10वीं, वो एक पास नहीं हुई, वो हमने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है करनी, ठीक है, हमने वो देखनी है जो हमें इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी रहे। तो इसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास 13th अमेंडमेंट, ठीक है। अब 13th अमेंडमेंट जो सी है हमारे पास, वो कब आती है? 1997। तब प्राइम मिनिस्टर क्या थे? खान साहब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब थे आपके। तो 1997 में नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजोरिटी थी। और एक और बात याद रखें, ये अपने साथ अभी ये लिख लें कि कभी भी
आपकी जब भी आपने आइन में तरमीम करनी है उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसे 2/3 अक्सरियत कहते हैं ना। तो ये एमसीक्यूज भी बल्कि पूछ लिया जाता है कि आपको आइन में तरमीम के लिए कितनी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 1/2 में, मतलब जो भी, तो आपको कितनी मेजॉरिटी हमेशा चाहिए, 2/3 2/3 आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए एक आइन में तरमीम करने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जब 1997 में इलेक्शन जीत के आए तो तब इनके पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने कहा चलें जी आइन में तरमीम करते हैं, ठीक है। तो तब आइन में तरमीम क्या हुई, पिछली तरमीम के ही रिलेटेड थी। हमने 8वीं तरमीम में जिया साहब ने क्या किया, 8वीं तरमीम के अंदर जिया साहब ने 58(2)B को ऐड कर दिया था कि जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर जो से घर चले जाते थे। तो 3 दफा तो जा चुके थे, 2 दफा बेनजीर और 1 दफा नवाज शरीफ घर जा चुके थे। तो नवाज शरीफ ने कहा 1997 में कि अब हम इसका कुछ हल निकालते हैं। उन्होंने बेनजीर साहिबा को साथ बिठाया और उन्होंने तरमीम की। तो उस तरमीम में क्या किया, उस तरमीम में 58(2)B जो था उसको खत्म कर दिया। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड का क्या मतलब होता है, ये आपने वैसे आपको, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है ताकि इसका आपको वर्ड का मतलब भी पता है। एब्रोगेटेड का क्या मतलब होता है कि खत्म कर दिया, मनसूख कर दिया, ठीक है। तो जो आपकी 13वीं तरमीम हुई उसका जो मेन हाईलाइट जो आपने याद रखनी है, अब ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। 58(2)B आपको पता चल गया कि 58(2)B का क्या था, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था कि वो जब भी चाहे प्राइम मिनिस्टर को कोई भी एलिगेशन लगा के घर भेज सकता है, ठीक है। तो ये कब ऐड किया गया, ये 1985 में ऐड किया गया। और कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, 8th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। लेकिन फिर ये खत्म कब किया गया, 1997 में नवाज शरीफ साहब ने, कब, 13th अमेंडमेंट के थ्रू। तो 13 अमेंडमेंट के थ्रू एक ही काम हुआ, और वो क्या काम हुआ कि जो 58(2)B को था उसको खत्म कर दिया गया। ये चीज समझ आ गई, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अच्छा जी, अब इसी साल ही ना एक और तरमीम होती है 14th 1997 में ही, तो इसका आप हल्का सा लिख लेंगे किसके रिलेटेड था। जो 14th अमेंडमेंट थी आपकी, ये फ्लोर क्रॉसिंग के रिलेटेड था। अब फ्लोर क्रॉसिंग क्या होती है, अब फ्लोर क्रॉसिंग ये होती है कि कोई बिल पेश होना है आज, ठीक है, लेट्स सपोज बिल पेश होना है फाइनेंस के ऊपर। तो पीटीआई गवर्नमेंट में है इस वक्त, तो पीटीआई के जो बंदा, पीटीआई गवर्नमेंट में है और अपोजिशन में नून लीग है। तो नून लीग का कोई एमएनए अगर उस फाइनेंस बिल की हिमायत में वोट दे दे, या प्राइम मिनिस्टर को बन रहा है, हम बल्कि प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल लेते हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और पार्टी और नून लीग ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। तो अगर नून लीग का कोई मिनिस्टर अपने पार्टी की लाइन के बगैर इमरान खान साहब को वोट दे देता है, तो इस बात को क्या कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग। आपने देखा होगा असेंबली में एक साइड पे ओपोजिशन बेंचेस होते हैं, एक साइड पे दूसरे होते हैं, तो इसका फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है कि उसने ओपोजिशन से हट के हुकूमत को वोट दे दिया, या हुकूमती बेंच का जो एमएनए था उसने ओपोजिशन के बेंच को वोट दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग। तो 1997 में एक तरमीम आई थी, तो 1997 में तो उसमें ये था कि अगर जो एमएनए है वो अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट देगा तो वो पार्टी जो है उसको उसकी रुकनीत कैंसिल हो जाएगी, और वो पार्टी जो उसे कहेगी उसी का वोट देना, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड थी 14th अमेंडमेंट, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला हो, यहाँ तक अमेंडमेंट्स अभी तक समझ आई है। देखें, फ्लोर क्रॉसिंग जो होती है आपके पास, फ्लोर क्रॉसिंग ये होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपकी ओपोजिशन मेंबर जमात है और एक आपकी हुकूमती जमात है, ठीक है। जमात छोड़े, हम पार्टी वाइज बात करते हैं क्योंकि इसमें पार्टी का जिक्र है फ्लोर क्रॉसिंग में। अगर सिंपल वर्ड्स में पीटीआई का कोई बंदा, उसको इमरान खान कहता है कि आपने ये मैं तरमीम ला रहा हूँ या ये मैं लॉ कह रहा हूँ, आपने इसके हक में वोट देना है, और वो उसके अगेंस्ट वोट दे देता है या दूसरी जमात के हक में कोई वोट दे देता है, उसके कैंडिडेट को वोट देता है, ठीक है। तो उसको इमरान खान के पास ये हक हासिल है कि वो उस बंदे की जो सा है, जो एमपी है या एमएनए है,
उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। और इस चीज को क्या कहा जाता है कि अगर वो किसी और दूसरी जमात के उसको सपोर्ट करे तो उसको कहा जाता है फ्लोर क्रॉसिंग। तो उसने फ्लोर क्रॉस किया है, वो अपोजिशन का बंदा था तो उसने हुकूमत को वोट दे दिया, या हुकूमत का बंदा था तो उसने अपोजिशन को वोट दे दिया। ठीक है, आपका क्लियर हुआ है पता आपको? तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग को इन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। तो ये इन्होंने 1997 में इसको अमेंडमेंट के थ्रू कर दी। इसके बाद और भी अमेंडमेंट्स आई 14 के बाद, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2003 में एक मुशर्रफ ने की थी, उसमें भी वही, तो वो इतनी नहीं है। अब हम आते हैं अपनी मेन अमेंडमेंट की तरफ, जिसकी मैंने अभी पहले बात भी की थी। 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट जोन सी है, सबसे पहले पिछले का तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा था ना, इसका आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपने इसका याद रखना है कि अप्रैल 8 2010 में क्या हुआ, इसको NA नेशनल असेंबली ने इसको पास की। ठीक हो गया, एक तो ये याद रखना है आपने। फिर अप्रैल 19 2010 को प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन कर दिए ऑफिशियली। प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? आपके जरदारी साहब। तो ये भी जो लास्ट से उस आई थिंक उससे लास्ट जो पेपर हुआ उसके अंदर ये पूछा गया था कि प्रेसिडेंट जरदारी ने 18th अमेंडमेंट के ऊपर कब साइन किया था। तो वो अप्रैल 19 2010 के अंदर ये जोन सी है, ये प्रेसिडेंट जरदारी ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे। 18वीं तरमीम को एक और नाम भी दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं है वैसे चले लिख भी देता हूँ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? कि 18वीं तरमीम जब आई, अप्रोक्सीमेटली, क्या अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ या पूरा एग्जैक्ट भी अगर बताऊं तो 102 आर्टिकल्स जोन से हैं वर अमेंडेड, उनमें तरमीम की गई थी 18वीं तरमीम के अंदर। ठीक है, तो 102 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम की गई थी, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब 18वीं तरमीम आई, कब आई? 8 अप्रैल को नेशनल असेंबली ने पास की, 19 अप्रैल को जरदारी साहब ने साइन कर दिया, ऑफिशियल हो गया ये कि अभी आपकी अमेंडमेंट हो गई है। तो इसको इसमें 102 आर्टिकल्स जो हैं उनको ऐड की, उनमें तरमीम की गई या ऐड किया गया। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो फंडामेंटल्स जो बुनियादी हकूक राइट थे ना, उनके ऊपर एक, बाकियों में तो अमेंडमेंट की गई ना, 3 आर्टिकल्स थे जो इसमें ऐड किए गए। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 आर्टिकल्स न्यू ऐड किए गए, फंडामेंटल आर्टिकल्स, दो 3 आर्टिकल्स न्यू ऐड किए गए। वो कौन कौन से थे ये अभी आगे फिर मैं आपसे पूछूंगा। अभी 10A और 19A और नंबर 3 25A, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं लिखवा देता हूँ, फिर दोबारा जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो मैं इनको दोबारा रिपीट करवाऊंगा आपसे। 10A जो सा है, इसको कहते हैं राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल के साफ शिफाफ ट्रायल का जो मुजरिम है, ठीक है, उस मुजरिम नहीं, सॉरी, मुलजिम जो सा है, मुलजिम को फ्री ट्रायल का हक होना चाहिए। 19A जो सा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI इसका बहुत आजकल ये न्यूज में भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे मैं फिर बताऊंगा क्यों न्यूज में है। और 25A जो सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अभी बस आप ये लिख लें थोड़ा थोड़ा, फिर मैं इनको दोबारा जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे मैं अभी फिर आपको दोबारा इन पे डिस्कस करवा दूंगा। तो 3 आर्टिकल्स कौन से 18वीं तरमीम में जो न्यूली फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए? एक 10A राइट टू फ्री ट्रायल, 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, और 25A राइट टू एजुकेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन अभी बता देता हूँ आपको कि राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए गवर्नमेंट में, मतलब इसमें सिर्फ कदगन जोन सी है वो ये है कि हसास मामला ना हो। अब लेट्स सपोज अभी रिसेंटली मामला चला तोशा खाना केस है। तोशा खाना होता है, तोशा खाना ये होता है जिसमें आपको आपके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, जब बाहर के मुल्क में विजिट करते हैं ना, तो उनको ना तोहफे तहाइफ मिलते हैं। ठीक है, अब ये ना बताते नहीं है लोग कि कितना तोहफा मिला, क्या मिला। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, इसके तहत हर शहरी के पास हक है
कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अपनी एप्लीकेशन फाइल करे और गवर्नमेंट को भेज दे कि भाई मुझे पता करना है कि खान साहब जोन से हैं वो इस वक्त कितने जोन से हैं वो बिजली के यूनिट यूज कर रहे हैं, कितने जोन से हैं वो गाड़ियां यूज कर रहे हैं, कितनी उनकी पे है, अगर नहीं बता रहे ना तो अब इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अभी किसी बंदे ने ये फाइल किया कि हमें ये बताएं कि खान साहब को कितनी जोन से है वो तोहफे तहाइफ वगैरह मिले हैं, तो उसमें वो अदालत में मामला गया हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी हसास मामला है तो हम शेयर नहीं कर सकते। तो ये इसलिए बताने का मकसद ये था कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी शहरी कभी भी गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि आप जोन सा ऑफिशियल से पूछ सकता है, अच्छा जी आप कितनी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये जो भी आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो 18वीं तरमीम में ये तो मैंने थोड़ा-सा आपको बता दिया, ये आपने लिख लिया होगा, ये अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब इसमें और 18वीं तरमीम में क्या हुआ, जो मेन इसका फंक्शन था, इसमें मेन इसका फंक्शन ये था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैंने पहले आपको थोड़ी-सी चीज़ बताई, मुझे कोई इस वर्ड जो मैंने लिखवाया है ये 3 वर्ड्स, इन वर्ड्स का मतलब बताएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? मैंने अभी पहले आपको फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ें बताई हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन से कोई चीज़ समझ आती है आप लोगों को? हाँ, फेडरल प्रोविंस, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए सेंट्रल का क्या मतलब था? सेंट्रल का मतलब था कि स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस के पास इख्तियार बहुत कम। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि फेडरेशन से इख्तियार लेकर, फेडरेशन कह रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार लेकर प्रोविंसेस को इख्तियार दिए जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको आजादी दी जाए। ठीक है? नहीं, पावर ऑफ इंडिविजुअल नहीं, पावर ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है? तो नहीं पावर, मैंने बता दिया आपको कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर लेकर किनको दी जाए, प्रोविंसेस को पावर्स वापस दी जाए। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। 18वीं तरमीम से पहले ना, बिफोर, अभी ये मैं बिफोर की बात कर रहा हूँ, 3 लिस्ट होती थी, या ये भी एमसीक्यूज भी आता है, फेडरल, प्रोविंशियल और दूसरी होती है उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट क्या है, प्रोविंशियल लिस्ट क्या है और कंकरेंट लिस्ट क्या है? अब फेडरल लिस्ट वो है, वो आपके स्पेसिफिक महकमे या स्पेसिफिक एरियाज जिनके ऊपर आपका फेडरल जोन से फेडरल गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेशन या लॉज बना सकती है। ठीक है। प्रोविंशियल का क्या मतलब है? प्रोविंशियल का मतलब वो एरियाज जहां आपकी प्रोविंस जोन सा है वो सिर्फ लेजिस्लेशन कर सकता है। ये 18वीं तरमीम से पहले की बात कर रहा हूं। और कंकरेंट लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट वो थी जिसके ऊपर फेडरल और प्रोविंसेस जोन से हैं वो दोनों लेजिस्लेशन कर सकते थे। ठीक है, मतलब कि आपका जो फेडरल जोन सा है उसको भी इजाजत थी, वो भी कर सकता था, वो सूबों को वो क्या डिक्टेट भी कर सकता था, अच्छा ये कर लो वो कर लो। लेकिन आफ्टर क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम के बाद क्या होता है, जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी उसको कुछ कहते हैं अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ लफ्ज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का क्या मतलब कि उसको बिल्कुल खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन एक तरह से दबा दिया गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं मिनिमल, ना होने के बराबर। अब अगर अब आपसे कोई एक एमसीक्यू उसको पूछता है कि अभी पाकिस्तान में कितनी लिस्ट हैं, तो अब पाकिस्तान में 2 लिस्ट हैं। एक 18वीं तरमीम के बाद अब पाकिस्तान में फेडरल है और प्रोविंशियल लिस्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर आपकी फेडरल गवर्नमेंट जोन सी है वो लॉज बना सकती है। लेट्स सपोज डिफेंस है, लेट्स सपोज क्या डिफेंस है, डिफेंस के ऊपर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जोन सी है वो लेजिस्लेशन कर सकती है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। और दूसरी चीज आ जाए हेल्थ, हेल्थ के ऊपर आपकी जो प्रोविंस है वही अपनी पॉलिसी बनाएंगे,
वो जो बनाएंगे फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो मैं ये दोबारा लिस्ट रिपीट करता हूँ। देखिए, 18वीं तरमीम पास होने से पहले 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल का मैंने बताया कुछ एरियाज थे जिनके ऊपर जो सा सिर्फ फेडरल जो सा वो लेजिस्लेट कर सकता था, तो फेडरल ने कुछ जो सी पावर्स थी या कुछ एरियाज थे वो प्रोविंस को दिए हुए थे। लेट्स सपोज उन्होंने कहा हुआ था कि जी आप जो सा है ये इंडिया अपनी जो पुलिस है, ये पुलिस जो सी है ना इसके ऊपर प्रोविंसेस जो से है ना ये प्रोविंशियल लिस्ट में आता है जी। पुलिस है, सिंध की पुलिस अपनी होगी, उसके रिलेटेड जो लॉज हैं वो सारी जो सी प्रोविंसेस खुद बनाएंगे, फेडरल उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद एक लिस्ट आती थी कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट थी, उसमें क्या था, उसमें लेट्स सपोज हेल्थ था आपका, आपका एजुकेशन था, तो इसमें प्रोविंसेस जो है वो भी उसमें पॉलिसीज बना सकते थे, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी इनपुट लाजमी थी। मतलब फेडरल भी उसमें इंटरफेरेंस कर सकता था। फेडरल गवर्नमेंट कहती थी अच्छा जी अगर आप 18वीं तरमीम से पहले की बात करें, वो कहते हैं अच्छा जी सिंगल नेशनल करिकुलम है, आप लोग जो है इन्फोर्स करें। वो प्रोविंसेस कहते हैं नहीं भाई हमारा तो दिल नहीं कर रहा करने का, वो कहते हैं नहीं भाई ये कंकरेंट लिस्ट है, इसमें तो लिखा हुआ है कि हम भी कर सकते हैं लेजिस्लेशन, आप भी कर सकते हैं, तो हमने जो लेजिस्लेशन किया आप लोग जो है इसके मुताबिक करें। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये था कि इसमें सूबे जो से हैं वो भी, सूबों के पास भी वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकते थे, और जो फेडरल थे वो भी उसके ऊपर कर सकते थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कंकरेंट लिस्ट ही खत्म कर दी। अब क्या है, अब सिर्फ फेडरल है। जी जी, डिपार्टमेंट नहीं मतलब एरियाज, एरियाज मतलब कि जैसे लॉ है, लॉ कह रहा हूँ सॉरी, फाइनेंस है आपका, डिफेंस है आपकी, एजुकेशन है आपका, हेल्थ है, इस तरह के जो है ना, है तो एजुकेशन लेकिन ये एरियाज आ गए, ठीक है। तो अब आपकी 18वीं तरमीम के बाद क्या हो गया, करंट जो कंकरेंट आपकी थी लिस्ट उसको सप्रेस्ड कर दिया या खत्म कर दिया गया एक तरह से। अब आपके पास सिर्फ जो है दो, फेडरल और प्रोविंशियल है। अब ये है कि जी प्रोविंस जो है वो अपने स्पेसिफिक एरियाज में अपनी लेजिस्लेशन या लॉज पास करेंगे, और फेडरल जो है वो अपने अलग, फेडरल जो है वो प्रोविंस के मामला में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको सिंगल नेशनल करिकुलम की एग्जांपल बता दी कि सिंध ने उसको इन्फोर्स करने से इनकार कर दिया, ये कह कर के भाई 18वीं तरमीम के बाद आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, खास तौर पे एजुकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो अब आप जो है अपनी राह देखें और हम अपनी राह। ठीक हो गया। एक क्या हो गया इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो सी मैंने आपको क्या बताई, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि फेडरेशन की तरफ या सेंटर से प्रोविंसेस में पावर्स इसमें तक चली गई। अब एक और 18वीं तरमीम ने क्या किया, 18वीं तरमीम ने एक और चीज की, उसको कहते हैं डेवोल्यूशन। अब डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है, डेवोल्यूशन होता है आपकी, अब डिसेंटर इसको समझ लें, डिसेंट्रलाइजेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंसेस के पास पावर्स का ट्रांसफर होना, ये क्या हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डेवोल्यूशन क्या है आपका, डेवोल्यूशन आपका ये है कि आपकी जो पावर्स हैं वो प्रोविंसेस से कहां जाएं, ग्रास रूट लेवल, जिसे हम कहते हैं रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल, जिसको अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ कहूँ कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इन चीज इसको क्या कहते हैं डेवोल्यूशन। अब प्रोविंसेस तक तो पावर आ गई, प्रोविंसेस ने आगे पावर्स खुद सारी इस्तेमाल करनी है या कैसे करनी है, उन्होंने डिवॉल्व करनी है, डेवॉल्व या डेवोल्यूशन। तो वो डेवोल्यूशन पावर्स कैसे होंगी, वो लोकल बॉडीज बनेंगी, जो हमारा सिस्टम है चेयरमैन का, कभी उसे पंचायत बना देते हैं, कभी उसको चेयरमैन कह देते हैं, कभी उसको नाजिम कह देते हैं, कभी काउंसलर भी, काउंसलर तो इन्हीं में ही आ जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है यहाँ तक पावर्स को लेके जाना, इसको क्या कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन की क्या हुआ कि फेडरल से आपकी पावर्स कहाँ आई, प्रोविंसेस के पास, तो प्रोविंसेस से नीचे काउंसलर और चेयरमैन और नाजिम, इनके पास पावर्स के आने को क्या कहते हैं डेवोल्यूशन। तो ये डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों आपकी कौन सी तरमीम में हुई, 18वीं तरमीम के अंदर हुई। ठीक हो गया, समझ आ गई है। मुश्किल तो नहीं लग रही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मजे की है। कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में मजे की, मुझे था कि आज खत्म हो जाएगी, मुझे लग नहीं रहा कि आज जो सी है ये
जैसे आप लोग से ना हम चीज़ों को भी स्लो, मुझे भी ये है कि आप चले समझ आ जाए चीज़ें, बाकी कोई मसला नहीं। एक सेकंड यार, मैं चार्जिंग कर लूँ लैपटॉप की। इंटरेस्टिंग है। हाँ यार, मुझे खुद जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अभी तो आगे चीज़ें आएंगी ना, इसमें आर्टिकल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ हर के रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कर रहे थे ये। अच्छा, अब इसमें ये आपकी होगी 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ आ गया आपको? इसमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स पे जोर दिया। मैंने आपको बता दिया 3 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल्स थे वो बीच में डाले गए। 102 आर्टिकल्स जो से हैं वो बिल्कुल उनको तब्दील किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स की गई। इसमें मोस्टली आप अगर आपको अब एक आइडिया आपको हो गया कि अगर 18वीं तरमीम की कोई बात करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, इसमें जो पावर्स थी, जो ऑटोनॉमी थी प्रोविंसेस को, वो दी गई। ठीक हो गया, अगली तरमीम की तरफ चलें। अब छोटी छोटी तरमीम। अच्छा जी, अगली जो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास तरमीम आती है उसको हम कहते हैं जी 19वीं तरमीम, 19th अमेंडमेंट। ठीक है, अब छोटी छोटी हैं। अब 19th अमेंडमेंट में दो तीन चीजें हुई। अब 19th अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ? एक तो सबसे पहले हाई कोर्ट, हाँ IHC, इस्लाम IHC क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक तो आपने ये याद रखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब बनी? 19वीं तरमीम के बाद बनी। और 19वीं तरमीम जो सी है आपकी, ये कब होती है? सॉरी, इसकी मैं आपको वो तो बताना भूल गया। 19वीं तरमीम आपकी होती है 2011 के अंदर। 2010 में 18वीं तरमीम होती है और 2011 के अंदर आपकी 19वीं तरमीम हो जाती है। तो इसमें क्या, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बनाया जाता है। दूसरा दूसरा इसमें आपका क्या बनाया जाता है? आप में से अगर किसी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला मेरा लेक्चर लिया, जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वहां पढ़ाया था। इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम लाया गया, जो क्या करता था? जजेस को जजेस को नॉमिनेट करता था, जजेस को एलिवेट करता था, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। तो 19वीं तरमीम में आपका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका भी कयाम अमल में लाया गया। तो अब इसका अगर नहीं है तो इसमें एक MCQ आप याद रख लें, मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके मेंबर्स मैंने पहले बताए हुए हैं, वो काफी भी लंबा। तो इसके टोटल 10 मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन में। चीफ जस्टिस होते हैं और बीच में आपका मोस्ट सीनियर 4 जजेस होते हैं, फिर आपके लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं, एक एक्स आपके जज होता है, एक अटॉर्नी जनरल होता है और एक बार का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये मिलकर अभी आपके जुडिशियल कमीशन ये फिर नॉमिनेट करते हैं कि अच्छा जितनी सीटें हमारी खाली हो गई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो आज हमारे वहां का मेंबर वहां से जज एलिवेट करके यहाँ लगा देना और यहाँ से का बंदा वहां लगा देना है। ठीक है, तो आपका जुडिशियल कमीशन 19वीं तरमीम के तहत जो सा है ये बना। और इस्लामाबाद जो सी हाई कोर्ट जो कि ये भी इसी तरमीम के तहत बनी थी। ठीक हो गया, 19वीं तरमीम सिंपल सी दो चीजें जो सी इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखनी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 20th की तरफ। अब जो 20th हमारे पास अमेंडमेंट आती है, ये आती है 2012 के अंदर। अब 2012 के अंदर आती है तो इसमें आपके पास क्या था? इसमें आपके पास इलेक्शन के रिलेटेड इसमें चीजें थी। बस आपको ये याद होना चाहिए, इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन और केयर टेकर, जगह केयर टेकर गवर्नमेंट होती है जो इलेक्शन जिसने करवाने होते हैं। तो केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन के रिलेटेड जो सी चीजें थी कि मतलब केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे बनेगी। उसमें मतलब जो मेंबर, उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा अगर गवर्नमेंट, अब लेट्स सपोज अब 2013 में इलेक्शन होने हैं, तो उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट अगर बनानी है तो कैसे बनानी है? तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करेंगे कि जी 8 मेंबर कमेटी बनेगी। क्या बनेगी? 8 मेंबर कमेटी। तो वो 8 मेंबर कमेटी कैसे बनेगी जी? उसमें 4 जोन से हैं वो गवर्नमेंट के बंदे होंगे, ठीक है, और 4 जोन से हैं वो अपोजिशन के बंदे होंगे। तो वो मिल बैठ के ना केयर टेकर गवर्नमेंट बना देंगे कि अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा केयर टेकर, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, ये फलाना बनेगा। तो 60 दिन के अंदर अंदर ये जो होता है ये इसने केयर टेकर गवर्नमेंट ने, क्योंकि उससे पहले तो डिक्टेटरशिप चल रही थी और उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का इस तरह, और पहले आज तक किसी ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की थी। तो ये चीजें कभी डिफाइन ही नहीं हुई थी कि आपने किस तरह से ये सारी चीजें
तो इसमें ये बताया गया कि अच्छा जी 8 मेंबर्स जो हैं वो कमेटी बनेगी, तो इसके 4 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, और इसी तरह और यही चीजें जो हैं प्रोविंसेस में भी ऐसे ही होंगी। प्रोविंसेस में भी पंजाब में भी ऐसे 8 मेंबर बनेंगे, 4 ऑपोजिशन देगी, 4 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, और इस तरह से ये सारी चीजें जो होती हैं आपके इलेक्शन के रिलेटेड होंगी। ठीक है, बल्कि 21वां भी इधर ही लिख देता हूँ। 21वीं आपकी तरमीम होती है जी, 21वीं तरमीम अब आपकी होती है 2015 के अंदर। इसमें एक ही चीज है और वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी? मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जो ये आपने बस याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कौन सी तरमीम में बनी थी आपकी? 21वीं तरमीम, जो कि 2015 में हुई थी, और कितने साल के लिए ये बनी थी? ये आपकी 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए इनको बनाया गया था आपकी मिलिट्री कोर्ट्स को। 2015 के अंदर 21वीं तरमीम के तहत आपकी मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, और इनको 2 साल के लिए इनको बनाया गया था। ठीक हो गया? उसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारी 22nd तरमीम हुई थी। 22nd जो हमारे पास जो तरमीम हुई है, ये होती है आपकी 2016 के अंदर। अब 2016 के अंदर इसमें क्या है? इसमें पहली एक थी इलेक्शन के रिलेटेड, ये आपकी थी ईसीपी। ईसीपी क्या है? ईसीपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 2016 की तरमीम, 22वीं तरमीम के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि क्या, उसमें उन्होंने कहा कि 5 मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, 5 मेंबर्स क्या होंगे? अब 5 मेंबर्स कैसे होंगे कि एक तो इलेक्शन कमीशन खुद होगा, और उसके अलावा हर सूबे से 4 मेंबर्स होंगे, तो टोटल 5 मेंबर हो जाएंगे। अब हर सूबे से जो 4 मेंबर्स होंगे, वो हर सूबे का एक-एक मेंबर होगा। ठीक है, अब हर सूबे का एक-एक मेंबर होगा, और वो एक मेंबर कितने सालों के लिए आता है, उसकी टेन्योर ये कभी पूछ लिया जाता है 2.5 ईयर के लिए। और जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीईसी जिसे मैं लिख रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन जो सा है आपका, वो 5 सालों के लिए आता है। उसके टेन्योर पूछ लिया जाए अगर, तो 5 सालों के लिए। ग्रंट मुझे बताएगा अभी आपका जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन से है? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके अभी कौन से हैं? कोई भी बता दें, देखे बगैर, किसी को जबान नहीं आता हो। नहीं आता, चले मैं बता देता हूँ, लिख लें साथ। उनका नाम है जी सुल्तान सिकंदर राजा। तो ये आप लिख लें, आजकल बड़े न्यूज में है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का आपस में जंग चल रही है, तो जिसकी वजह से हुकूमत इनके ऊपर पर्सनल काफी अटैक कर रही है। तो ये ब्यूरोक्रेट है, पहली दफा ऐसे हुआ, वरना इसमें ना हमेशा जज लगते थे इलेक्शन कमीशन। पहले फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, वो भी एक्स जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अब जो से है ये एक ब्यूरोक्रेट सुल्तान सिकंदर राजा इनका नाम है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन है आपके। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका क्या हो गया? 22वीं तरमीम हो गई। अब 22वीं के बाद 23वीं जो सी है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने करनी है 24वीं। तो 24वीं जो सी है, अब हम करते हैं, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है एंड, तो मीटिंग आप करें ज्वाइन दोबारा। चले जी, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे अपना अभी तक? 19वीं तरमीम हो गई थी हमारी, 21वीं भी हो गई थी, 22वीं भी हो गई। हाँ ठीक हो गया, 22वीं हमने कर ली थी इलेक्शन कमीशन के लिए। अब हमने जाना था, आवाज कट रही है, आवाज ठीक है मेरी? मेरे ख्याल में तो यार आवाज सही होनी चाहिए। हाँ क्लियर है, वैसे थोड़ा सा होगा इशू। अच्छा जी, अब हमने चलना है जी 24th अमेंडमेंट की तरफ। 24th की तरफ, तो हमारे पास जो 24th अमेंडमेंट होती है, ये हमारे पास होती है जी 2017 के अंदर। अब 2017 के अंदर जो हमारे पास अमेंडमेंट होती है, तो 2017 में ये अमेंडमेंट क्यों हुई, एक मैं पहले ये भी बताता हूँ। इसमें मज़े ये हुआ कि 2017 में इसकी करने की जरूरत यूं पेश आई कि 2017 में एक और चीज हुई। वो 2017 में आपका हुआ सेंसस। सेंसस क्या होता है?
सेंसस होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं आपके मर्दमशुमारी, ठीक है। तो पाकिस्तान में सेंसस हुआ जिसे मर्दमशुमारी कहते हैं, वो हुआ 2017 में। तो 2017 के बाद जब वो सेंसस हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आबादी किसी की बढ़ गई किसी की कम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में जो सीटें अलॉट होती है ना वो आबादी के हिसाब से तनासुब से होती हैं। तो वो सेंसस के बाद ना थोड़ा सा इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ना वो असेंबली की जो चीजें वो सीटें थी ना, एक सेकंड, असेंबली की जो सीटें थी ना उन्होंने वो एडजस्ट की। अब सेंसस से पहले जो सी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लिख के बताता हूँ कि बिफोर जो सेंसस मर्दमशुमारी थी ना, अब आपका जो पंजाब था, ठीक है, आपकी जो फॉरेन मतलब इसमें हम कह सकते हैं हम आपकी जो असेंबली है पाकिस्तान की ओवरऑल उसमें 342 सीट्स थी, ठीक है, 342। अब उसमें जो जनरल सीटें हैं ना, जनरल जिसको हम कहते हैं, जो कभी पूछ लिया अभी ये साथ साथ की भी हमारी चीजें कवर हो जाती है, वो है 272, ठीक है। अब 272 है और उसमें विमेन हमारे पास जो आ जाती हैं वो 60 हैं और माइनॉरिटी की हमारे पास 10 आ जाती हैं, ठीक है, माइनॉरिटी हमारे पास 10 आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक तरमीम पेश की, उन्होंने कहा कि जी पंजाब जो सा है ना, पंजाब की ना जो सी पॉपुलेशन जो सी है वो बढ़ गई कम हो गई है, ठीक है। तो पंजाब जो सी है ना उसकी 8 सीटें जो सी है ना वो कम करती है। अभी हौसला रखना है, आपने कहना सर ये तो सीटें आपने कम, तो इसमें तरमीम मैं बता रहा हूँ आपको वैसे। तो पंजाब की क्या की, पंजाब की 8 सीटें उन्होंने कम कर दी, पंजाब लॉस्ट 8 सीट्स, ठीक है। अब पंजाब की 8 सीटें कम कर दी और वो जो 8 सीटें थी ना वो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी केपी और बलोचिस्तान के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या की जी, उन्होंने क्या की जी, ये जो 8 सीटें हैं ना ये हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं केपी और बलोचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो जब उन्होंने 8 सीटें जो सी हैं उसको वो कर दी, उन्होंने कहा चले ठीक है, यहाँ तक आप बस ये याद रखें कि इसमें क्या किया जी, सेंसस के बाद उन्होंने पंजाब ने ना अपनी 8 सीटें जो सी हैं वो लॉस कर दी और पंजाब की 8 सीटें कहाँ, केपी और बलोचिस्तान की तरफ चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई जी 25वीं तरमीम, 15th अमेंडमेंट, और ये आपकी आई जी माशाल्लाह 2018 के अंदर और बड़ी फेमस है। और अगर इसकी आपको ना याद हो तो सेनेट का मैं अभी बता देता हूँ आपको, सेनेट का भी बताता हूँ वो क्यों कम किए हैं बताता हूँ। अब 2018 के अंदर आई 25वीं तरमीम, ठीक है। इसमें मेन इसका जो आपने याद रखना है, आपको जबानी याद होना चाहिए, फाटा मर्जर। फाटा आपका जो एरिया है इसको किसके साथ, केपी के साथ मर्ज कर दिया गया। फाटा का क्या मतलब है, फेडरली ए से एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ये फाटा है इसका मतलब है। इस तरह फाटा है, इस तरह एक वर्ड है पाटा, PATA, तो उसमें सिर्फ फेडरल की जगह क्या आ जाता है, प्रोविंशियल, तो उसको प्रोविंस जो सा है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो पाटा अगर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, पीस साथ लिख लें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, और फाटा आपका जो सा है वो हो जाता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो ये क्या थे, ये थे कि ये किसी ना सूबे के हिस्से अंडर आते थे, इनको डायरेक्ट फेडरेशन जो सा फेडरल गवर्नमेंट वो कंट्रोल करती थी, और वहां जो सा कोई पाकिस्तान का कानून बहुत कम लागू होता था और ये सारी चीजें इनकी ना वो डिफरेंट एक वो थी। तो 2018 के अंदर फाटा के जो ट्राइबल एरियाज थे उन सब को क्या किया, केपी के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसको केपी का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। अब उससे पहले क्या था, अब उससे पहले ये था कि जब फाटा जो सा है वो केपी का हिस्सा नहीं था, फाटा की सीटें थी, फाटा की सीटें थी 12, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फाटा की सीटें थी असेंबली के अंदर 12, ठीक है। लेकिन जब उसका मर्जर हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब केपी का मर्जर हो गया, तो उसकी 12 से सीटें कम करके उन्होंने 6 कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी 6 सीटें कम कर दी, उन्होंने ये 18वीं तरमीम, ये जो 25वीं तरमीम के बाद 2018 में, तो वो उन्होंने एहतजाज किया लोगों ने, फिर उन्होंने कहा यार ये तो जो सा है ये मैं बता रहा हूँ नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो इसकी लोग उन्होंने कहा ये तो जो 342 सीट्स थी ये कम हो गए कितनी, इसमें से अगर 6 निकाल दें तो ये आपकी हो गई, 6 निकालें तो 3
336, ठीक है। 336 आपकी सीट्स हो गई, उन्होंने 6 निकाल दी, लेकिन फिर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, सॉरी ये 24, ये तो पुराना लिखा हुआ है 24 में, मैंने कहा 24वीं तरमीम में फिर आई 26th अमेंडमेंट जो हमारी लास्ट अभी आई है 2019 के अंदर। 2019 के अंदर फाटा की जो सीट्स थी उनको इसमें क्या किया गया, जो 12 से 6 की गई थी 25वीं तरमीम के तहत, जब फाटा को मर्ज किया गया था तो उनको दोबारा 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। फाटा की जो सीट्स थी उनको क्या कर दिया गया, अगेन ऐड कर दिया गया, अगेन ऐड। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे तो वहां के लोगों का नुकसान होगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो सी है वो कम हो जाएगी। तो उसके बाद जो सी है दोबारा जो सी है सीटें, अब पंजाब जो आपकी नेशनल असेंबली है उसकी कितनी है, 342 ही है, ठीक है। अगर बल्कि मैं आपको एक चीज बता ही दूं, साथ चीजें, ये तो अमेंडमेंट्स तो हमारी हो गई हैं यहाँ तक कंप्लीट। असेंबली की हम बात कर रहे हैं, नेशनल असेंबली की, तो आपकी आती है 342 सीट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें 342 में जनरल जो सी हैं वो हम, बाकी मैंने आपको बता दिया हम जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल जो होते हैं जो डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं 272 सीट्स है, ठीक है। अब 342 टोटल सीट्स हैं और 272 आपकी क्या हो गई, वो आपको मैंने बता दिया कि 60 माइनॉरिटीज की हैं और 60 सॉरी विमेन कोटा है और 10 जो हैं ये माइनॉरिटी की हैं। अब 272 है जनरल जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें इनका, 30 है क्या आपका पंजाब, तो पंजाब की आपकी है 148 सीट्स। अब ये 26 अमेंडमेंट के बाद बता रहा हूँ, रिसेंट आपको इसमें अप टू डेट जो सी है, ठीक है। और एस से आपका है सिंध, सिंध में आपकी आती है 61 सीटें, एमएनए वहां से इलेक्ट होके आते हैं। केपी, केपी से आपके आते हैं 35। बी से क्या आपका बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से आते हैं आपके 14। और फाटा, अब उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स फाटा, क्योंकि वो अब केपी का हिस्सा बन गया, लेकिन अभी भी उसको ताकि वहां के वो, अब फाटा की कितनी दोबारा 12। और इस्लामाबाद जो सा वो फेडरल इस्लामाबाद के अलहदा 2 एमएनए होते हैं, तो उनके भी अगर हम 2 ऐड कर लें तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 272, 272। तो इस तरह थोड़ा सा जो सा है ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है आपकी सीट्स का, ठीक हो गया। ये सीट्स की समझ आई। चले जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये अमेंडमेंट्स यहाँ तक हमारी हो गई हैं क्लियर, यहाँ तक अमेंडमेंट्स में किसी का कोई मसला या सवाल हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब समझ आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन जबानी याद हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सफीर ने बात की थी सेनेट की, ठीक है। अब सेनेट की अगर हम बात करें, सेनेट की हम क्या बात करें, सेनेट की हमारे पास, अब मैं आपको बता रहा हूं बिफोर, पहले बिफोर लिख रहा हूं, ठीक है। आपकी 104 सीट्स थी सेनेट की, ठीक है, 104 सीट्स। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, आपने ब्रेक डाउन ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। पंजाब 23, सिंध 23, ठीक है, बलूचिस्तान 23 और आपका केपी 23, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम देखें आपका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की होती, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की 4 और फाटा की 8। अब कोई मुझे गिन के बताइए कितनी बनती है, ये टोटल सीट्स कितनी बनती हैं।
104। 104 पूरी बन रही है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब 104 ये मैं बिफोर की बात कर रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। बिफोर किससे? बिफोर फाटा मर्जर। अच्छा जी, अब 104 सीटें हुई, सेनेट का क्या सीन होता है? सेनेट का सीन ये होता है कि सेनेटर आपका जो सिलेक्ट होता है ना, 4 साल के लिए होता है। सेनेटर आप, सॉरी, 4 नहीं, सेनेटर 4 साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। एक सेकंड यार, मुझे कोई कंफर्म करके बताएगा कि सेनेटर 4 समय, मेरे जहन से निकल गया 6। हाँ, पक्की बात है, 6 साल के लिए होता है। हाँ, सेनेटर, हाँ, क्योंकि आपके लास्ट इलेक्शन हुए थे 2018, और 2018 के बाद 21 में। हाँ ठीक है, 6 साल के लिए, ठीक है, कंफर्म है। तो आपका जो सेनेटर इलेक्ट होता है वो होता है 6 साल के लिए, ठीक है। लेकिन 6 साल के बाद ये जो सिलेक्ट होते हैं ना, तो इनके इलेक्शन जो होते हैं वो आफ्टर 3 इयर्स होते हैं। आफ्टर 3 इयर्स वो, ये सीन क्या होता है इनका आफ्टर 3 इयर्स, कि हाफ ऑफ द जो उनके सेनेटर्स होते हैं ना, वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। फिर उनके बाद जोन से हैं वो 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, 50 हाफ जोन से होंगे, वो उन्होंने दोबारा इलेक्ट होना होता है। और फिर ऐसे इस तरह वो जो इस दफा, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप इस तरह समझे 2018 में ना जो इलेक्शन हुए थे, तो जो 50 लेट्स सपोज अगर उस वक्त सेनेटर इलेक्ट हुए थे ना, तो उनकी अब वो उन्होंने उन्होंने चलना है उन्होंने चलना है 2024 तक, ठीक है। अब 2024 तक उन्होंने चलना है। और अभी 2021 में जो इलेक्शन हुए हैं अभी सेनेट के, ये वो वाले लोग रिटायर हुए होंगे जो 2015 2016 के अंदर या 2015 के अंदर इलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो ये 3 साल बाद इनके इलेक्शन होते हैं, और उनकी मुद्दत जो सी होती है वो 6 साल तक होती है। हाँ, 50 रिटायर्ड, हाफ 50 नहीं, हाफ जोन से हम कहेंगे, हम हाफ का वर्ड यूज करेंगे, हाफ ज्यादा सही है, ठीक है। कि हाफ जोन सा है, हाफ आपके रिटायर हो जाते हैं 3 साल बाद। अब ये जो सीटों का मसला है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका जनरल बता दिया, ठीक है। अब सीटों का मसला क्या है, ये मैंने आपको, सीटों का मसला ये है कि जब हुई 18वीं तरमीम, नहीं सॉरी, आपका फाटा मर्जर कौन सी उसमें हुआ, 21वीं की बात कर रहा हूँ, 25वीं तरमीम, ठीक है। आफ्टर, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर 25th अमेंडमेंट। अब 25th के बाद क्या होता है जी, फाटा मर्जर हो जाता है केपी के अंदर। तो फाटा की हम, मैंने अभी क्या लिखी थी, अभी कोई मुझे बताए जरा दोबारा कि फाटा की मैंने कितनी सीटें लिखी थी। फाटा की मैंने सीटें लिखी थी सेनेट के अंदर 8, ठीक हो गया। 8 मैंने सीटें लिखी थी। तो जब फाटा मर्ज हो गया, तो अब फाटा के तो 8 सेनेटर हैं उधर, तो फाटा के 8 सेनेटर्स जोन से हैं, उन्होंने, अब टोटल कितने हैं, 104 सेनेटर्स। तो उसमें से जब हम 8 निकालेंगे तो 96 बचने। तो वो ऐसे रिटायर नहीं होने, वो वो जो हाफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 साल की मुद्दत है, 3 साल बाद रिटायर होना है उन्होंने, ठीक है। तो 2021 जब अभी आया है 2021, इसके अंदर इनके हाफ रिटायर हो गए, 4 इसमें से रिटायर हो गए। तो अब सेनेट की अभी करंट सीटें कितनी है, 100। अब 2024 के अंदर जब इलेक्शन होंगे सेनेट के, तो तब ये जो 4 और हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि अब फाटा से नए सेनेटर तो मुंतखब होने नहीं है। क्यों? क्योंकि फाटा केपी का पार्ट बन गया है, और केपी की 23 सीटें हैं, सीटें तो बढ़ नहीं सकती इसमें, ठीक है। तो अब जो फाटा के 8 सेनेटर है ना, तो वो 8 सेनेटर अब 4 रिटायर हो गए, 4 होंगे 2024 में। तो 2024 के बाद सेनेट की सीटें अब ऑफिशियली 96 रह जाएंगी। ये आपकी 96 का आपने फिगर, ठीक है, 96। तो अब ये 4 आपने चीजें याद रखनी है। टोटल पहले कितनी थी अमेंडमेंट से पहले, 104। तो वो कम क्यों हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया, फाटा की वजह से, कि फाटा के 8 सेनेटर थे, 4 रिटायर हो गए। अभी करंट अगर कोई पूछे, करंट करंट अभी 100 है। आज आप जाके सेनेटर टोटल गिनो तो 100 सेनेटर्स हैं। लेकिन 2024 के बाद, क्योंकि 4 और रिटायर हो जाएंगे, तो ऑफिशियली आपकी अभी जो होनी चाहिए वो 96 आपके सेनेटर्स रहेंगे। अभी आपके 100 है। अब इस चीज की समझ आई, 104 थे तो ये 96 कैसे होंगे, और अभी 100 क्यों है। चलें जी, ठीक हो गया। सेनेट और नेशनल असेंबली का समझ आ गई।
थक गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की, ना मैसेज आ रहा है। देखो यार, देखो 104 सीट्स थी, ठीक है, 104 सीट्स थी। तो जब उसमें से 104 में से आपने, मैंने बताया कि 8, मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया कि 23 30 सब सूबों की होगी, ठीक है। 4 जोन सी हैं आपकी इस्लामाबाद टेरिटरी की होगी, और 8 आपकी किसकी होंगी, सॉरी फेडरल कैपिटल्स की 2 होंगी। चेयरमैन, अच्छा अच्छा। तो जोन सी आपकी हैं फेडरल की 2 सीटें, और 23 23 सब सूबों की हो गई, और 8 आपकी थी फाटा की। ये मैं बात कर रहा हूं जब फाटा आपका मर्ज नहीं हुआ था केपी के साथ। लेकिन जब केपी के साथ मर्ज हो गया तो सेनेट का पर्पस क्या होता है? सेनेट का पर्पस ये होता है कि सब सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब फाटा तो केपी का पार्ट हो गया, अब केपी की सीट्स तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर केपी को वही 8 सीटें ऐड कर देते तो केपी की तो सीटें बढ़ जानी थी, केपी की 31 हो जानी थी, तो फिर केपी के वो हम लोग बढ़ जाने थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अब जो 8 सेनेटर्स हैं उनके, वो इकट्ठे तो रिटायर नहीं हो सकते। वो 8 सेनेटर्स ने 6, अब जो हुए हुए हैं, जो ये 2008 में आए थे, तो 2018 में आए थे, तो ये 2018 में जब आए थे तो इन्होंने 2024 में रिटायर होना, कुछ जोन से थे वो जो 2018 से पहले थे वो रिटायर हो गए 2021 के अंदर 4, और अब जो बाकी 4 बच गए हैं वो 2024 में रिटायर होंगे। तो तब जाके टोटल अल्टीमेटली 96 सेनेट की सीट बच जाएगी। अभी करंटली 100 है, किस वजह से? क्योंकि फाटा के 4 रिटायर हो गए हैं, 4 रहते हैं, वो जब 4 रिटायर हो जाएंगे तो फिर 96 बच जाएंगे। तो ये समझ आ गई दोबारा? नेशनल चीजें ये क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आर्टिकल्स भी मैंने आज ही करवाने थे लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो अब जाते जाते जो है ना, 2-3 चीजें मैं इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड और बता दूं, फिर हम जो सा है अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। एक तो आप लोगों ने याद रखना है, प्रेसिडेंट जो सा है आपका, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट की एज आपकी, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 45 ईयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 25 ईयर्स, ठीक है। दो आपने ये साल याद रखने हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर की एज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की एज इनडायरेक्टली बनती है, क्यों? आर्टिकल 62 आपका क्या कहता है? आर्टिकल आपका 62 है, आर्टिकल 62 ये कहता है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो 25 साल से ऊपर है वो एमएनए या एमपीए का इलेक्शन लड़ सकता है। भाई जो एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है, जो एमएनए बनेगा वही आगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इनडायरेक्टली अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है या कौन सी एज का बन सकता है, तो वो 25 साल का बनेगा। उस पर वही लिमिट लागू होगी जो आर्टिकल 62 डिफाइन करता है कि आपका एमएनए 25 साल का होना चाहिए, वही आपका प्राइम मिनिस्टर भी मिनिमम 25 साल का होना चाहिए। और प्रेसिडेंट आपका जो है उसकी लिमिट आर्टिकल के अंदर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि वो 45 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जाते जाते एक लास्ट 2 चीजें जो आपने याद रखनी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, फिर आर्टिकल्स हम इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे। अगर, बल्कि आप मुझे बताएं, लेट्स सपोज आपका प्रेसिडेंट जो सा है वो चाइना के दौरे पे गया हुआ है, तो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे गया हुआ है, तो आपका एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? स्पीकर, प्रेसिडेंट स्पीकर आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। मुझे स्पेसिफिकली बताएं। नहीं, नहीं, एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आपका होगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा आपका चेयरमैन ऑफ सेनेट। कैसा, ये चीज समझ आई कि अगर आपका प्रेसिडेंट जो सा है वो बीमार हो जाए, या लेट्स सपोज आपका प्रेसिडेंट बाहर कहीं गया हुआ है, तो उस केस के अंदर आपका जो एक्टिंग चेयर प्रेसिडेंट होगा वो आपका चेयरमैन ऑफ सेनेट होगा।
चेयरमैन ऑफ सेनेट आपका एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जो सा है उसको आप किसी को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ जाए तो वो आपका स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने उस वक्त लिखा था, आप लोगों को पता भी होगा कि स्पीकर आपका इस वक्त असद कैसर है और आपका जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो सादिक संजरानी साहब है। ठीक हो गया यार। एज ऑफ सेनेटर्स की जो एज है ना, एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। थर्टी फाइव, हाँ बिल्कुल 35 ही है। ये मैं पहले भूल गया, सही आपने याद करवा दिया। एमपीएमएनए के लिए 25 और सेनेटर बनने के लिए इधर कहीं लिख देते हैं, सेनेटर के लिए आपकी कितनी है एज? 35। ठीक है, सेनेटर की एज आपकी 35। अच्छा जी। स्पीकर वाला ये है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर के मुल्क में हो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, एनए का मतलब नेशनल असेंबली, जो कि अभी असद कैसर साहब हैं, वो आपके एक्टिंग, जिसे कहते हैं कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करेंगे। और अगर आपका प्रेसिडेंट साहब ना हो तो उसको कायम मकाम, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, उसका रोल कौन अदा करेंगे? चेयरमैन ऑफ सेनेट, जो कि अभी सादिक संजरानी साहब है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये कोई लिमिट नहीं है यार, इसके कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी आप जब मर्जी जितने मर्जी दफा सेनेटर बनो। चले जी।